गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के कुछ मॉडल पेपर्स को। ठीक है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे और एग्जाम में भी आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, साइंस में ओनली फिजिक्स वाला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, केमिस्ट्री और बायो का पार्ट मैम ने डिस्कस कर लिया था, तो हम सिर्फ यहाँ पे फिजिक्स वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली ये जो मॉडल पेपर्स हैं ये डिजाइन किए गए हैं वैसे ही जैसे कि आपको एग्जाम में जो पैटर्न देखने को मिलेगा ठीक वैसे। ठीक है, तो पहले तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। तो रहता क्या है, फिजिक्स में जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो नहीं आते, ओनली केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के क्वेश्चन ही आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में नहीं आएगा। तो अपने को क्या करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो चलते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ से अपने फिजिक्स के एमसीक्यू स्टार्ट हैं। Human eye is capable of forming the correct image of the object placed at different position. The reason is contract power of accommodation, nearsightedness, none of these. Power of accommodation. Okay, next है the blue color of the sky is due to sky का जो blue color है, dispersion of light, no, scattering of light. ठीक है, the blue color of the sky, sky का जो blue color है स्केटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, करेक्ट कर लो। ठीक है, स्केटरिंग ऑफ लाइट की वजह से अपना ब्लू कलर ऑफ द स्काई होता है। नेक्स्ट है, इफ द ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टिंग वायर इज मेड हाफ, देन द रेजिस्टेंस विल बी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर अपन क्या कर दे, हाफ कर दे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर अपन हाफ कर दे, a/2 कर दे, तो जो अपना रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताना है। रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर अपन क्या करें, एरिया को हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, क्योंकि ये हाफ होगा, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये अगर हाफ होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो डबल इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, न्यूमेरिकल की फॉर्म में एमसीक्यू दिए गए हैं, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रोड इज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम। ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम। ये क्वेश्चन आपको पहले भी क्लास टेस्ट में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना ये वैल्यू। ठीक है, the number of electrons flowing in a wire of 1 ampere current in 1 second। तो पूछा गया है कि किसी वायर से एक 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अपने को फाइंड आउट करने हैं। तो जब भी अपने पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज दिया गया है, टोटल चार्ज दिया गया है, तो अपन क्या लगाएंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगा देंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू N। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो होंगे वायर में उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे Q क्या है, टोटल चार्ज, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या है यहाँ पे, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है उसकी वैल्यू। तो यहाँ से N का क्या वैल्यू आ जाएगा, Q अपॉन E। अब आप Q की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, अपने पास क्या दे रखा है, करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, करंट किसके इक्वल होता है, I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, I इंटू टी। तो I की वैल्यू अपने पास 1 है। ओके, 1 एम्पेयर दे रखा है ना, 1 एम्पेयर दे रखा है, और टाइम भी कितना दे रखा है, 1 सेकेंड दे रखा है। तो चार्ज क्या आ जाएगा, 1 कूलम। तो चार्ज की वैल्यू आ गई 1 कूलम। तो हम क्या करेंगे, 1 को किससे डिवाइड करवा देंगे, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19।
तो इसको सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ये आप घर पे सोल्व कर लेना, ठीक है। सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है आपके पास द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड द सोलेनॉइड, उसकी स्ट्रेंथ किन किन बातों पे डिपेंड करती है। एक तो सोलेनॉइड के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है वो यूनिफॉर्म रहता है, दैट इज म्यू नॉट एन आई, ठीक है। वो किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है, करंट थ्रू द सोलेनॉइड, करेक्ट है, क्योंकि जितना ज्यादा करंट का वैल्यू होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन भी अपना करेक्ट है। सेकंड है नंबर ऑफ कोइल्स, मतलब जितना अपन टर्न्स लगाएंगे कोइल्स का, जितने अपन कोइल्स ऐड करेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। जितना ज्यादा अपना नंबर ऑफ टर्न्स लेते हैं उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ऑप्शन सी है नेचर ऑफ कोर ऑफ मटेरियल, अपन कौन से नेचर का अपन वायर वहां पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अपन कोर जो बना रहे हैं कौन से वायर की बना रहे हैं, उसका नेचर कैसा है, ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अपना जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज, की जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सोलेनॉइड वो तीनों बातों के ऊपर डिपेंड करता है, करंट थ्रू द सोलेनॉइड, नंबर ऑफ कॉइल्स और नेचर ऑफ मटेरियल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स व्हेन करंट इज इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टिंग वायर इज, यस प्रियंका, सर्कुलरली अराउंड। कोई भी एक करंट कंडक्टिंग वायर है, ओके, तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है, करंट कैरिंग जो वायर है उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो वो कौन सी फॉर्म में जनरेट होता है, सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक जो सर्किल है उनकी फॉर्म में ही अपने पास प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो अपना ऑप्शन क्या है, सर्कुलरली अराउंड, ठीक है। तो ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, फिल इन द ब्लैंक्स तो आपको करने नहीं है। नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में हम देखेंगे अपना कहाँ से है ये वाला पार्ट, व्हाट इज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन भी फिजिक्स का ही है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले पार्ट से है, ठीक है। तो अपना जो डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन क्या है, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, जब लाइट किसी भी ऑब्स्टेकल से किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वो स्प्रेड हो जाती है, दिस फिनोमिना ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट के बहुत सारे फिनोमिना होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो कि आप सीनियर क्लासेस में स्टडी करोगे, और क्या क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये कुछ फिनोमिना है जो कि लाइट करती है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन ये सब। तो ये अपना लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से था। इसमें अपने को क्या करना है, एग्जाम में 1 या 2 लाइन में ही अपने को आंसर देना है, ठीक है। 1 लाइन में देंगे अच्छे से तो भी अपने को 1 मार्क यहाँ पे मिल जाएगा। सेकंड है डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस, सब लोग इधर देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, अपन जानते हैं कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं, स्फेरिकल मिरर या जो भी स्फेरिकल लेंस लेते हैं, उसमें एक इमेजिनरी जो लाइन पास होती है पोल ऑफ द मिरर से, उसको ही क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। क्लियर है सभी को। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ओस्टेड, ठीक है, ये टेस्ला, ठीक है। तो आपकी बुक में ओस्टेड दिया गया है, ओस्टेड इज द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, अपन टेस्ला भी बोल देते हैं, ठीक है। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रिक कर्व लाइन रिप्रेजेंट, क्या बताया, मैग्नेटिक कोई भी अपने पास एक करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है, उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं सर्कुलर फॉर्म में, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, और उसके साथ साथ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को भी बताती है, ठीक है। जितना ज्यादा क्लोज ये लाइंस होती है उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है, जितना ये दूर दूर होती है उतना कम इनका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बताती है कौन, ये जो कॉन्सेंट्रिक कर्व्ड लाइंस है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट सेक्शन बी में अपने जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो न्यूमेरिकल फॉर्म में मिलते हैं।
ये न्यूमेरिकल है, क्लास में भी डिस्कस किया था, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। न्यूमेरिकल में अपने को प्रॉब्लम्स आती है। कीप साइलेंस, एक कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर अपने को दे रखा है, कॉनकेव मिरर की शेप अपने को याद है कुछ ऐसी होती है। प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या करता है 3 टाइम्स लार्ज इमेज प्रोड्यूस करता है, मतलब कि मैग्निफिकेशन अपने को कितना दे रखा है, मैग्निफिकेशन अपने को दे रखा है कितना 3 दे रखा है। ओके, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, इस कॉनकेव मिरर के फ्रंट में आगे 3 सेंटीमीटर दूरी पे क्या रखा गया है, ऑब्जेक्ट रखा गया है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है -10, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है -10, क्योंकि मिरर के इस साइड जो डिस्टेंस ली जाती है वो माइनस में ली जाती है, मिरर के उस साइड ली जाती है वो प्लस में ली जाती है। तो अगर इस साइड में ले रहे हैं अपन, लेफ्ट साइड में ले रहे हैं, तो अपना क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो -10 क्या हो गया है यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। ओके, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, तो अपने को पूछा गया है इमेज कहाँ पे बनेगी, v की वैल्यू आप बताएं, ये पूछा गया है। तो अपने पास अगर मैग्निफिकेशन आपको दे रखा है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है -v/u, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, और मैग्निफिकेशन कॉनकेव मिरर के लिए होता है माइनस में, जो कि आपको 3 दे रखा है। ठीक है, तो इसके आगे क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे, क्योंकि कॉनकेव मिरर के लिए मैग्निफिकेशन माइनस में होता है। तो मैग्निफिकेशन माइनस, v का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है, u का वैल्यू कितना है -10, तो जो v का वैल्यू आ गया कितना आ गया -30, तो जो इमेज आ गई वो कितने इमेज जो डिस्टेंस है वो कितने पे बनेगी -30 पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए प्रिज्म एंड एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ व्हाइट लाइट डिस्पर्सन। ये प्रिज्म वाला क्वेश्चन है, इसकी थ्योरी आप बुक से देख लेना, नोट्स से देख लेना। इसमें क्या है, अपन क्या करते हैं, कोई भी व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म पे डालते हैं, तो व्हाइट लाइट क्या हो जाती है 7 कलर में क्या हो जाती है स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, इसी को बोला जाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और वो जो 7 कलर आते हैं वो कैसे आते हैं विबग्योर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन नॉन रेजिस्टेंस, अपने पास वोल्टेज दे रखा है 12 वोल्ट, देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पेयर इन द सर्किट। ठीक है, जब अपन कोई भी अननोन रेजिस्टर से 12 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे कितना करंट अराइज होता है 2.5 मिली एम्पेयर। 2.5 मिली एम्पेयर को एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3 एम्पेयर। ओके, 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर -3 एम्पेयर। बातें मत करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, अपने को फाइंड आउट क्या करना है रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वोल्टेज का वैल्यू दे रखा है, करंट का वैल्यू दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स V इज इक्वल्स टू आई आर, तो यहाँ से R का वैल्यू क्या आ जाएगा V/I। V का वैल्यू कितना है 12, I का वैल्यू कितना है 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3। इसको सोल्व कर लेना, अपने पास क्या आ जाएगा रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा। और रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है ओम। ठीक है, ओम इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ये वाले क्वेश्चंस खुद सोल्व कर लेना, ये केमिस्ट्री के। ये देखो, डिफाइन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आल्सो राइट इट्स एसआई यूनिट। ठीक है, रेजिस्टेंस को डिफाइन करो और इसके एसआई यूनिट को भी बताओ। व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या करता है करंट के फ्लो को अपोज करता है। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, ये प्रॉपर्टी होती है किसी कंडक्टर की, किसी वायर की, जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से क्या करता है रोकता है। या फिर हम कह सकते हैं कि करंट के फ्लो होने
को भी क्या करता है, रोकता है, मतलब करंट को फ्लो नहीं होने देता, करंट को क्या करता है, ऑब्स्ट्रैक्ट करता है, रोकता है, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो अभी बताइए वो क्या होती है, ओम होती है, ठीक है। इसका सिंबल ऐसे कुछ होता है, ठीक है। नेक्स्ट, which instrument is used to measure electric current? Draw a labeled electric circuit diagram for practical study of Ohm's law. यहाँ पे क्या है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के काम में आता है, बताओ। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज की जाती है, एमीटर, ठीक है। और वोल्टेज को वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ये बातें याद रखना। नेक्स्ट है ए डोमेस्टिक, आपके पास ये क्वेश्चन और में होते हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, बातें नहीं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन और में होते हैं, मतलब या तो आप ये अटेम्प्ट कर सकते हो या फिर ये अटेम्प्ट कर सकते हो। ए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट एज ए फ्यूज ऑफ 5 एम्पेयर, ठीक है। एक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसके पास फ्यूज है जिसके अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 5 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ 100 वोल्ट 220 वोल्टेज बल्ब दैट कैन बी सेफली यूज्ड इन दिस सर्किट। पूछा क्या गया है, कितने बल्ब्स अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, कितने वोल्ट के, 100 वोल्ट के, ठीक है, जिसकी जो वोल्टेज है वो कितनी है, 220 वोल्ट है। तो नंबर ऑफ बल्ब्स अपने को यहाँ पे क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो इसका जो फॉर्मूला, ये क्वेश्चन अपन ने इतना भी डिस्कशन नहीं किया है, तो एक जनरल इसका फॉर्मूला है, वही आपको याद रखना है, ठीक है। तो चाहे रेजिस्टेंस से रिलेटेड आ जाओ, चाहे पावर से रिलेटेड आ जाओ, चाहे करंट से रिलेटेड आ जाओ, वही फॉर्मूला अपने को अप्लाई करके इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर लेने हैं, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे दिया क्या गया है, दे रखा है यहाँ पे करंट का वैल्यू दे रखा है 5 एम्पेयर, करंट का वैल्यू 5 एम्पेयर दे रखा है। तो अपने पास मैक्सिमम पावर पूछा है, ठीक है। और अपने पास वोल्टेज का वैल्यू दे रखा है 220 वोल्ट। तो मैक्सिमम पावर निकालेंगे, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट, वी आई, है ना, आई स्क्वायर आर, वो बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे ना। तो पावर का क्या फॉर्मूला होता है, वी इंटू आई, यही होता है, वी अपॉन आई होता है, वी इंटू आई होता है, वी इंटू आई, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 220 220 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 एम्पेयर से, कितना आएगा, सही है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, वॉट, ठीक है। तो अपने पास पावर जो मैक्सिमम है वो इतनी आई है, और जो बल्ब की पावर है वो अपने पास कितनी गिवन है, 100 वोल्ट गिवन है। तो नंबर ऑफ बल्ब्स पूछे कि कितने बल्ब लगाए, तो उसका फॉर्मूला होगा अपने पास क्या, कि अपने जो मैक्सिमम पावर निकाली है, प्रैक्टिकली जो पावर निकाली है फॉर्मूला यूज करके, उसको डिवाइड करवा दे किससे, बल्ब की जो पावर दे रखी है उससे, ठीक है। अपने पास ये फॉर्मूला होता है किसका, नंबर ऑफ बल्ब का। नंबर ऑफ बल्ब का क्या फॉर्मूला होता है, पी मैक्सिमम अपॉन पी बल्ब, ठीक है। मैक्सिमम पावर को बल्ब की पावर से क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो पावर मैक्सिमम अपने पास गिवन है 1100, एंड ये वाली जो पावर है वो दे रखी है 100 वोल्ट। तो अपने पास नंबर ऑफ बल्ब कितने आ गए, 11, ठीक है। समझ गए, एकदम इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपके पास दे रखा है, कैलकुलेट द करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वोल्ट 220 वोल्टेज, ठीक है। कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उस पर कितना करंट फ्लो करेगा, अपने पास उसकी वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट, एंड जो पावर दे रखा है वो 40 वोल्ट दे रखा है। तो करंट क्या हो जाएगा, P होता है V इंटू आई, करंट क्या हो जाएगा, P अपॉन V, पावर अपॉन वोल्टेज, पावर कितना दे रखा है 40 वोल्ट, और अपने पास वोल्टेज कितना है 220। इसको सोल्व कर लो, 2/11 क्या होता है 0.1818 एम्पेयर, ठीक है। इतना एम्पेयर करंट फ्लो करेगा। तो आपको पता चल गया होगा कि कितने न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, एग्जाम में भी आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। तो आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, चैप्टर पढ़ा था उसके बिटवीन जितने भी न्यूमेरिकल्स आए थे, एक्सरसाइज में भी जितने भी न्यूमेरिकल्स थे, सबको सोल्व करके जाना है, ठीक है। सबका पैटर्न सेम ही है, क्या दे रहा है, वोल्टेज दे रहा है,
करंट दे रहा है, पावर पूछ रहा है, कभी रेजिस्टेंस दे रहा है, करंट दे रहा है, वोल्टेज पूछ रहा है। यानी कि पावर के ये कुछ फॉर्मूले है, पावर का फॉर्मूला, या फिर अपने पास ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR, इन 3-4 फॉर्मूले से अपन सारे क्वेश्चंस अपन सोल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चंस और आएंगे जो कि रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल के ऊपर बेस्ड होंगे। पीछे कृतिका बातें नहीं। When light passes through a prism, it deviates the most in, ठीक है, जब लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करवाया जाता है तो अपने को 7 कलर्स मिलते हैं। विबग्योर से अपने को पता चलता है। तो कौन सा कलर सबसे ज्यादा डेविएट होता है? कौन सा कलर सबसे ज्यादा डेविएट होता है? येलो, रेड, वॉयलेट, ऑरेंज, इनमें से वॉयलेट। ठीक है, सबसे ज्यादा जो डेविएट होता है वो वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट होता है। सो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज ड्यू टू। रेनबो का जो फॉर्मेशन है वो किसकी वजह से होता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, या रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू ड्रॉप ऑफ वाटर, या रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डी वाला। ठीक है, रेनबो की फॉर्मेशन के लिए रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए, रिफ्रैक्शन भी होना चाहिए, और डिस्पर्सन ऑफ लाइट, सारे फिनोमिना होने चाहिए। प्रियंका क्यों कर रहे हो इतनी बातें? तो तीनों फिनोमिना होते हैं, कौन सा? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट है द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग द फॉलोइंग इज। इनमें से कौन सा बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? दैट इज सिल्वर। ठीक है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, when resistance wire of different resistor are joined in series in an electric circuit, then each resistance, आपको क्या क्या दिया गया क्वेश्चंस में कि जो रेजिस्टेंस है अपने पास दिए गए हैं रेजिस्टर्स, उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। तो आपको बताना है कि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है या करंट सेम रहता है। तो जब रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो करंट का वैल्यू सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है? डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? करंट इज सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। सो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और पैरेलल में क्या रहता है? इसका अपोजिट। पैरेलल में क्या रहेगा? करंट का वैल्यू तो डिफरेंट रहेगा और वोल्टेज क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, समझ गए सब लोग? नेक्स्ट, व्हाट डज एक करंट कैरिंग वायर बिहेव लाइक? ठीक है, करंट कैरिंग वायर है वो किसकी तरह बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मैग्नेटिक फोर्स लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डिटरमाइंड बाय, ऑप्शन ए है शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, only the relative strength of the magnetic field, both the direction and the relative strength of the magnetic field। बोलो, दोनों के द्वारा, किसके द्वारा? डायरेक्शन भी होना चाहिए अपने पास, स्ट्रेंथ भी होना चाहिए, स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दोनों से। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स आते नहीं है। what type of mirror is used in a saving mirror? What kind of image does it form? कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर के द्वारा कौन सी इमेज फॉर्म होती है? कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल एंड कॉनकेव इरेक्ट इमेज बनाता है। वेदांश इन्वर्टेड बनाता है या कॉनकेव मिरर तो रियल एंड इन्वर्टेड नहीं बनाता, रियल इन्वर्टेड बनता है। Which type of mirror is used in a searchlight to obtain a powerful parallel beam of light?
कॉनकेव मिरर, ठीक है, इसमें भी कॉनकेव मिरर होगा। नेक्स्ट, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स अपने को क्या बताती है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के ऊपर अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट किसकी डायरेक्शन को बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है, समझ गए। दूसरी बात, अगर अपने पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है तो अपने को पता चलेगा कि कितना मैग्नेटिक फील्ड वहां पे स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, ठीक है, तो इस चीज का भी पता चलता है। क्या प्रॉब्लम है? Where is the magnetic field lines produced by a circular current carrying conductor maximum? ठीक है, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, एक सर्कुलर वायर है, उसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा ये बताना है, सेंटर पे, ठीक है, तो सर्कुलर कोयल है या सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है वो मैक्सिमम रहता है, समझ गए। न्यूमेरिकल है, बता देती हूँ कैसे करना है। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, ठीक है, लाइट एंटर कर रही है एयर टू ग्लास, ठीक है, फर्स्ट मीडियम एयर है, सेकंड मीडियम क्या है? ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को गिवन है n इज इक्वल्स टू 1.50, ठीक है, म्यू से भी डिनोट कर देते हैं इसको, n से भी डिनोट कर देते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? तो जब लाइट एंटर कर रही है एयर टू ग्लास तो उस ग्लास के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो क्या होगी, ये पूछा है क्वेश्चन में। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में जो स्पीड की लाइट की जो स्पीड है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो अपने को ग्लास के अंदर बताना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C/V, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो यहाँ पे वैक्यूम तो एयर है और मीडियम क्या है? ग्लास है। पूछा क्या है? ग्लास में अपने को क्या बताना है? स्पीड ऑफ लाइट बताना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 है, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम यानी कि एयर में गिवन है कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। v है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास या इन मीडियम, तो v का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा? v इधर चला जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, 3 × 10⁸ अपॉन 1.50, इसको सोल्व कर लेना, तो क्या आ जाएगा? v क्या है यहाँ पे? स्टैंड अप, क्या दे रखा है? सोल्व करोगे तो आ जाएगा। तो 1.5 दे रखा है तो 1.5 कर लो। तरीका तो यही है ना क्वेश्चन का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 2.5 दे सकता है क्या? आंसर बता रहे हो? खुद से सोल्व करके बताना है। इसको सोल्व कर लेना, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नहीं आए तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। ये क्वेश्चन बताओ मुझे, थ्योरी वाला। व्हाई डज द सन डिसअपीयर फ्लैट एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज? तो ये जितने भी क्वेश्चन है, सनसेट, सनराइज या फिर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वाला अपने को यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है, जितनी भी लाइन से इसमें डिस्क्राइब करके लिखोगे, ठीक है, तो डिटेल से स्टडी कर लेना बुक के अंदर से, नोट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करो। ऑल्सो राइट इट्स एसआई यूनिट, उसकी एसआई यूनिट भी बताओ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लो किसी चार्ज की वजह से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे अपने पास दो पॉइंट है, ए और सेकंड पॉइंट है बी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में अपने को कितना वर्क करना पड़ेगा, वो क्या होता है? पोटेंशियल
डिफरेंस होता है इन दोनों पॉइंट्स का। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हमें फील्ड के अगेंस्ट कितना कार्य करना पड़ रहा है, फील्ड के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और उसका फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, कि पर यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, और उसका जो एसआई यूनिट होता है गुंजन, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, बताओ, खड़े होके बताओ। वोल्ट। ठीक है, वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बिटवीन जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट बनता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये भी डिस्कस किया हुआ है, रीड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose रेजिस्टेंस इज 20 ओम। एक इलेक्ट्रिक लैम्प दे रखा है जिसकी रेजिस्टेंस अपने को कितनी दे रखी है, 20 ओम दे रखी है। तो मैं यहाँ करवा रही हूँ, विजिबल है ना। इलेक्ट्रिक लैम्प की जो रेजिस्टेंस है उसको R1 ले लेते हैं, वो दे रखी है अपने पास 20 ओम, एंड ए कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, और जो कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस ले लेते हैं R2, वो गिवन है कितना, 4 ओम। एक कंडक्टर और इलेक्ट्रिक लैम्प को किससे कनेक्ट किया गया है, एक 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है, डायग्राम में भी आप देख सकते हो। कैलकुलेट क्या करना है, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे डायग्राम से आपको क्या पता चल रहा है, जो वायर है यानी कि अपने पास कंडक्टर है और जो इलेक्ट्रिक लैंप है वो किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं रेजिस्टर्स या कोई भी वायर या कोई भी इलेक्ट्रिक अपने पास जो चीजें दे रखी है वो सीरीज में कनेक्टेड होती हैं, तो उनकी रेजिस्टेंस कैसे क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस अगर अपन सीरीज में निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2, तो इन दोनों की जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी सीरीज के अंदर वो क्या आ जाएगी, 20 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा 24 ओम। समझ आ गया ना। नेक्स्ट आपको पूछा था टोटल करंट थ्रू द सर्किट, करंट का वैल्यू पूछा है, तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। अपने पास वोल्टेज कितना दे रखा था, 6 वोल्ट, करंट क्या आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू आई आर, आई इज इक्वल्स टू V अपॉन आर, 6 अपॉन 24, 1/4 एम्पेयर। ठीक है, इजी है ना ये क्वेश्चन। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट, फॉल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये प्लेन मिरर के बारे में बताना है कि प्लेन मिरर के द्वारा कौन सी इमेज वहां पे फॉर्म होती है, तो कौन सी इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर के द्वारा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, सेकंड है डिफाइन द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का पोल क्या होता है इसे डिफाइन करो, तो हम क्या बताएंगे कि जो मिरर का जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसका मिड पॉइंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, जो अपना रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसका जो मिड पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं अपन, पोल ऑफ द मिरर बोलते हैं। नेक्स्ट है, इफ द पावर ऑफ द लेंस इज प्लस 4.0 डायप्टर, पावर अपने पास दे रखा है लेंस का प्लस 4.0 डायप्टर, फोकल लेंथ बताए, तो फोकल लेंथ और पावर ऑफ द लेंस में क्या रिलेशन होता है, पावर इज इक्वल्स टू मैंग, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, 1/f। ठीक है, तो पावर अपने पास गिवन है, बताना क्या है, फोकल लेंथ बताना है, तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगा, 1/p। ठीक है, पावर कितना है 4.0 डायप्टर, इसको सोल्व करेंगे तो किस में आना चाहिए अपने पास, सेंटीमीटर में आना चाहिए। ठीक है आंसर, तो मीटर में आएगा उसको सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर लेना। नेक्स्ट है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। ठीक है, लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स दे रखी है, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर,
अपने स्फेरिकल जो मिरर है या लेंस है वो किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट से अपन ने लिए, ठीक है। तो उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का जो सेंटर बोला गया है उसको ही क्या बोलते हैं अपन, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर अपन कोई लाइट पास करते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं, वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाती है रिफ्लेक्ट होकर, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो थोड़ा बड़ा बनाने के लिए। सेकंड है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को अपन कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी एक्सिस है जो कि पोल से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, फोकस पॉइंट से पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिटवीन एक पॉइंट होता है जिसको अपन फोकस बोलते हैं। और उस फोकस पे क्या होता है, जब अपन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कोई लाइट इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है, कोई भी लाइट अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो वो फोकस पे क्या हो जाती है, कन्वर्ज होती है, ठीक है, फोकस से होके पास होती है। तो अपन ऐसे फोकस को अपन डिफाइंड कर सकते हैं। फिर फोकल लेंथ के बारे में पूछ ले तो फोकल लेंथ को क्या बताएंगे कि पोल और फोकस के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ बोला जाता है। और रिलेशन पूछ ले रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बिटवीन, तो क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू 2f या f इज इक्वल्स टू r बाय 2, ठीक है। लास्ट मॉडल पेपर है, फर्स्ट अभी डिस्कस नहीं हुआ, फर्स्ट लास्ट में है। किस बात की हंसी आती है मेरे? लाइट एंटर्स द आई थ्रू ए थिन मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड, लाइट जो एंटर करती है थिन मेम्ब्रेन से उसको क्या बोलते हैं अपन, रेटिना थोड़ी ना बोलेंगे, कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया से करती है लाइट एंटर। विच पार्ट ऑफ द आई कन्वर्ट्स इनकमिंग लाइट सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। कौन सा पार्ट है जो कि जो इन्वर्टेड इमेज को है, इन्वर्टेड जो इमेज है उसको इलेक्ट्रिकल उसमें कन्वर्ट करके सीधा दिखाता है, ब्रेन तक भेजता है, रेटिना। रेटिना, रेटिना ही तो अपने को वो इंफॉर्मेशन देता है, ब्रेन को इंफॉर्मेशन देता है कि जो इमेज है वो क्या है, इन्वर्टेड है। तो वो ब्रेन फिर उसको क्या करता है, सीधा करके देखता है, ठीक है। तो रेटिना, रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म होती है। इन विच कॉम्बिनेशन इज फ्यूज वायर कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, सीरीज में। The value of current in ampere at a point when 30 coulomb of charge flows in an electric circuit for 3 seconds. चार्ज का वैल्यू है 30 कूलम एंड आपके पास टाइम दे रखा 3 सेकंड, करंट का वैल्यू पूछा है, तो करंट क्या होता है, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। चार्ज दे रखा 30 कूलम और टाइम कितना दे रखा है 3 सेकंड, तो कितना आ जाएगा 10 एम्पियर, ठीक है। ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, राइट हैंड थंब रूल से। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी तो है ये तीनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। पढ़ के आना कल इनको तीनों को क्वेश्चंस को। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताओ, एक नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, जो आउटसाइड जो सरफेस होता है वो रिफ्रैक्टिंग होता है और इनसाइड जो सरफेस है वो पॉलिश्ड होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स में क्या होता है, जो आउटवर्ड जो सरफेस है आउटसाइड वाला वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है और जो इनवर्ड जो सरफेस है वो पॉलिश्ड होता है। और इसमें जो इमेज बनती है उनका नेचर कैसा होता है, रियल एंड नहीं, वर्चुअल एंड इरेक्ट,
वर्चुअल के साथ इरेक्ट आता है, रियल के साथ इन्वर्टेड आता है, ठीक है। तो कॉनकेव के द्वारा तो बनता है क्या, रियल एंड इन्वर्टेड, और कॉन्वेक्स के लिए वर्चुअल और इरेक्ट। और जब अपन लेंस की बात करेंगे तो लेंस में क्या हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। लेंस में क्या रहेगा, कॉनकेव लेंस में तो होगा वर्चुअल इरेक्ट, और कॉन्वेक्स लेंस में होगा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। समझ आ गया। ये कर लेना। न्यूमेरिकल्स देखो कितने आ रहे हैं, तुम न्यूमेरिकल से डरते हो ना, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आ रहे हैं। An object is placed at distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। माइनस में आएगा प्लस में आएगा वेदांश, माइनस में। और फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन बतानी है, मतलब कि v का वैल्यू अपने को बताना है। तो कैसे बताओगे, मिरर, कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, मिरर फॉर्मूला लगा लो। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल लेना क्या, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अपने पास फोकल लेंथ भी है, v का वैल्यू भी है, तो अपन यहाँ से यूज करके निकाल सकते हैं किसका, v का वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉरी u का वैल्यू है। अरे बातें क्यों हो रही है प्रियंका, बाइफोकल लेंस के बारे में बताओ। व्हाट आर बाइफोकल लेंसेज, व्हाट आर देयर यूजेज। बाइफोकल लेंसेज क्या होते हैं, उनके यूज बताओ। प्रेस बायोपिया में यूज होते हैं, ठीक है। बायोफोकल लेंस जिसमें कॉन्वेक्स भी होता है, कॉनकेव भी होता है। मतलब बायोफोकल लेंस जिसमें मतलब जो कि डिस्टेंट विजन के लिए भी यूज किए जाते हैं और जो कि नियर विजन के लिए भी यूज किए जाते हैं। उसमें दो टाइप्स के लेंस लगते हैं। एक टाइप का तो मतलब नियर विजन के लिए होता है, सेकंड वाला डिस्टेंट विजन के लिए होता है, ठीक है। तो ये इसका जो एप्लीकेशन है वो प्रेस बायोपिया के लिए होता है, जिसमें दोनों आ जाते हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। जिसको मतलब दूर से भी दिखाई नहीं देता और पास से भी दिखाई नहीं देता, ठीक है। उसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं, और प्रेस बायोपिया के लिए ही अपन बायोफोकल लेंस का यूज करते हैं। तो ये सारी बातें आपको लिखनी है इसमें। ये देखो, several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 वोल्ट, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उनकी पावर दे रखी है 10 वोल्ट, वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट। हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere, ठीक है। अगर मैक्सिमम अलाउेबल जो करंट है वो 5 अम्पेयर हो, तो अपने को नंबर ऑफ क्या बताना है, लैंप्स कि कितने नंबर ऑफ लैंप्स वहां पे पैरेलली अपन कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन तो पहले आ चुका है, ऐसा ही तो क्वेश्चन था पहले, सेम ऐसा ही नहीं था, क्या दिक्कत है। मैं कैसे कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, क्या कैलकुलेट करोगे, पहले करवा दिया, अभी थोड़ी देर पहले तो करवाया क्वेश्चन। नंबर ऑफ बल्ब्स यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ जो फ्यूज है वो कैलकुलेट करने हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे, पावर 10 वोल्ट दे रखा है, तो यहाँ से आप पावर, हाँ, n×10 कर लेंगे। करंट आपको दे रखा है 5 अम्पेयर, तो कैसे कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, पावर निकाल लो यहाँ से, ठीक है। ये वाली पावर है और ये वाली पावर है, तो जो पावर कैलकुलेट होके आएगी उसको इससे डिवाइड करवा देना, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बल्ब्स आ जाएंगे, कितने यूज होंगे पैरेलल में। तो एक बार करके देखना इसको, सेम वैसे ही है जो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था।
इन पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड आउट टोटल रेजिस्टेंस इन ए सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो यहाँ पे तो सारी रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल के अंदर है। फिर ये जो लास्ट वाली रेजिस्टेंस है इसको सीरीज के अंदर कनेक्ट किया गया है। तो पहले इस कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस निकाल लो। इस कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? जब पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया गया होता है तब रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1/3 1/3 1/3 1/RP क्या आ जाएगा? एलसीएम क्या आएगा? 1 + 1 + 1 क्या आएगा? 3। तो आरपी क्या आ जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। तो ये मतलब इसके कॉम्बिनेशन से क्या आ गया अपने पास? 1 ओम का रेजिस्टेंस। अब ये ऐसे कनेक्टेड है। 1 ओम का रेजिस्टेंस किससे कनेक्टेड है? 4 ओम से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अब टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा सीरीज में? इन दोनों को ऐड कर दो। 4 + 1 4 + 1 क्या होता है? 5। तो 5 ओम इज द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। पीछे क्या दिक्कत है आप लोगों को? कुछ समझ आ रहा है? उठाओ उसको। करंट फ्लो इन द सर्किट। फिर आपको फाइंड आउट करना है कि सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, करंट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो करंट का वैल्यू आएगा I = V/R। ठीक है, V का वैल्यू कितना दे रखा है अपने पास? 6 वोल्ट। डायग्राम में 6 वोल्ट दे रखा है। 6 को डिवाइड करवाना है किससे? टोटल रेजिस्टेंस से। टोटल रेजिस्टेंस अपने पास है क्या? 5। तो 6/5 ये क्या आ जाएगा? करंट का वैल्यू आ जाएगा। समझ गए? ये सेम ऐसे ही है, एक बार सोल्व कर लेना। ठीक है, इसके जैसा ही है। किसमें नहीं है 1? किसने कहा है? वन नहीं, फर्स्ट वाला नहीं है, ओनली सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है। ठीक है, तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एक मिनट। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, इन सब की प्रैक्टिस आप घर जाके कर लेना। ठीक है, थैंक यू।